Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are doing well. In this lecture we are going to understand how exchange rate works in the long run. For additional notes on these topics you can check out the chapter number 19 of Economics of Money, Banking and Finance by Frederick Mishkin, or for a simplified understanding in the simplified notes you can check the second link that I have here. So we all know what a foreign exchange market is, and every country have their own currencies. अमेरिका की जो करेंसी है वो यूएस डॉलर है, यूरोप में यूरो यूज होता है, हर मुल्क की जो है वो एक अपनी करेंसी होती है। और ये जो करेंसीज की ट्रेडिंग है और जो फॉरेन एक्सचेंज डिपॉजिट्स हैं ये सारे मिलके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो बनाते हैं। इस लेक्चर में हमारा मेन पर्पस ये है कि ये देखना कि लॉन्ग रन में एक्सचेंज रेट जो है वो किस तरह से डिटरमिन होता है, किस तरह से वो चेंज होता है। एक्सचेंज रेट की इम्पोर्टेंस क्या है ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं लास्ट 3 लेक्चर्स में। उसके अलावा हम ये भी देख चुके हैं कि एक्सचेंज रेट की टाइप्स या रिजीम्स क्या हैं। सो इस लेक्चर्स में हमारा फोकस ये होगा कि लॉन्ग रन में किस तरह से एक्सचेंज रेट जो है वो वर्क करते हैं और कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जिनको चेंज किया जा सकता है। एक कंट्री जो है वो अपनी एक्सचेंज रेट को बेहतर करने के लिए चेंज कर सकती है। In the long run, the exchange rates are determined by the intersection of supply and demand. तो अब हमारे पास सप्लाई की फोर्सेस, सप्लाई क्या होगी फॉरेन करेंसी की और डिमांड भी फॉरेन करेंसी की। While keeping in mind the demand and supply for foreign currency, the demand and supply for the domestic currency will also play an important role in determining the exchange rate. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो फिर दूसरी करेंसी से उसका जो कंपैरिजन है यानी कि एक्सचेंज रेट वो भी चेंज होगा। In all this determination of exchange rate we use one concept very often, that is the law of one price. लॉन्ग रन में एक्सचेंज रेट की डिटर्मिनेशन जो है वो इसी प्राइस की बेस पे की जाती थी। लॉ ऑफ वन प्राइस बेसिकली कहता यही है कि अगर एक कमोडिटी वो आइडेंटिकल है, सेम कमोडिटी है, वो किसी भी मुल्क में प्रोड्यूस हो तो उसकी प्राइस जो है वो सेम होनी चाहिए। उसका नाम बता रहा है लॉ ऑफ वन प्राइस। फॉर एग्जांपल इफ द अमेरिका इज प्रोड्यूसिंग स्टील and its cost is $100 per ton, while the Japanese steel costs $10,000 yen per ton. इट मीन्स कि दोनों की प्राइसेस जो हैं वो सेम ही होंगी और वो प्राइस किस तरह से सेम होगी वो एक्सचेंज से। किस तरह से अब हमारे पास ये जो करंट हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है that American steel cost 100 in US and it should also cost 100 in Japan. लॉ ऑफ वन प्राइस के अकॉर्डिंग अगर सेम चीज़ है तो वो दोनों मुल्कों में और बल्कि सारे मुल्कों में उसकी प्राइस जो है वो सेम होनी चाहिए। while the American steel और the Japanese steel जो है वो 10,000 येन है उसकी प्राइस, तो वो दोनों कंट्री में वो भी सेम होनी चाहिए। टू गेट दैट अगर हमने एक्सचेंज रेट निकालना है तो वो किस तरह से आएगा, सिंपली हम 10,000 को 100 पे डिवाइड कर देंगे। if you divide them you will get the value which is that E is equals to 100 yen per dollar। तो ये हमारे पास एक्सचेंज रेट आ गया। अगर हमने एक येन का एक्सचेंज रेट निकालना होगा तो ये एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग इस हिसाब से 100 येन जो हैं दे आर इक्वल टू $1, क्योंकि अगर ऐसा होगा तभी जो प्राइसेस हैं दोनों मुल्कों में वो सेम होंगी। एंड दिस इज हाउ द एक्सचेंज रेट वर्क्स according to law of one price, that the prices of a commodity is same, similar, identical commodity.
एक चीज याद रखें कि अगर वो स्टील की क्वालिटी कुछ बेहतर है अमेरिका के स्टील की एज कम्पेयर टू द जापानीज वन, देन द प्राइसेस विल चेंज। फिर हम उनको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। द कंपैरिजन दैट इज हैपनिंग हियर इज फॉर द आइडेंटिकल कमोडिटी। तो अगर एक आइडेंटिकल कमोडिटी है वो यहाँ पे है या किसी दूसरे मुल्क में है तो उसकी प्राइसेस सेम होनी चाहिए। We have another theory on the determination of exchange rate in the long run. It is a very important and very famous theory known as the purchasing power parity. Purchasing power parity जो है वो उसी लॉ ऑफ वन प्राइस पे ही बेस करती है, लेकिन purchasing power parity में हम एक कमोडिटी के बजाय मल्टीपल कमोडिटीज को इंक्लूड करते हैं और उनके लिहाज से बताते हैं। So according to the PPP or purchasing power parity, the exchange rate between two currencies will adjust to reflect changes in the price level. मतलब कि अगर दोनों मुल्कों में प्राइसेस का कोई चेंज है तो वो चेंज जो है वो एक्सचेंज रेट पे भी रिफ्लेक्ट होगा, वही सेम प्रिंसिपल पे कि प्राइसेस जो हैं वो दोनों मुल्कों में सेम कमोडिटी की प्राइसेस सेम होनी चाहिए, और अगर एक मुल्क में प्राइसेस चेंज होंगी तो वो फिर एक्सचेंज रेट को चेंज करेंगे। According to PPP, if the domestic price level increases by 10%, तो उसका सिंपल इम्पैक्ट क्या होगा, जो आपकी करेंसी है वो 10% डेप्रिशिएट हो जाएगी। वो किस तरह से, आप इसके लिए एक सिंपल प्रिंसिपल याद कर लें, याद होगा आपको भी। अगर चीज़ों की प्राइसेस बढ़ती हैं, जनरल प्राइस लेवल अगर इंक्रीज होता है तो परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाती है। इसीलिए जो आपकी डोमेस्टिक करेंसी है उसकी परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी और सेम पोर्शन से कम होगी। अगर प्राइसेस में 10% इंक्रीज आया है तो डोमेस्टिक करेंसी जो है वो 10% डेप्रिशिएट करेगी। एंड इफ द इनवर्स हैपन, अगर डोमेस्टिक प्राइस लेवल जो है वो 10% कम होगा तो डोमेस्टिक करेंसी जो है वो 10% अप्रिशिएट करेगी, क्योंकि अब आप उसी उन्हीं पैसों से ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं। But there is a certain flaw in the purchasing power parity. इसकी ये जो थेरी है ये सिर्फ लॉन्ग रन में वर्क करती है, ये शॉर्ट रन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि शॉर्ट रन में प्राइसेस के चेंज होने से और उस चेंज की करेंसी एक्सचेंज रेट पे ट्रांसफॉर्म होने में टाइम लगता है। इसलिए शॉर्ट रन में ऐसा नहीं होता कि अगर आज एक मुल्क में कीमतें बढ़ी हैं तो उसकी करेंसी जो है डेप्रिशिएट कर देगी। इट डजंट वर्क लाइक दैट, but it do work in the long run. The other problem we have with PPP is that all goods are not identical in both countries. इसमें हम यही कहते हैं कि जो चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस सेम है और जो चेंज है प्राइसेस में वो रिफ्लेक्ट होगा उनके एक्सचेंज रेट में। बट द थिंग इज all goods are not identical. अगर हम कार्स में भी देखें तो हर ब्रांड की जो कार है वो डिफर करती है और हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते। दे हैव सर्टन ब्रांड क्वालिटीज और हर कार जो है वो दूसरे के साथ कंपेरेबल नहीं होती। दिस इज वन प्रॉब्लम विद पीपीपी। द सेकंड प्रॉब्लम एंड द बिगर वन इज दैट देर आर मैनी गुड्स एंड सर्विसेज विच आर नॉट ट्रेडेड। लाइक सर्विसेज हैं उसमें हेयर कट आ गया, गुड्स की अगर बात की जाए तो उसमें हमारे पास प्रॉपर्टी है, लैंड है, ये ट्रेड नहीं होती। जब ये ट्रेड नहीं होंगी तो इनकी प्राइसेस में जो चेंज आएगा वो हमारी ट्रेड को इफेक्ट नहीं करेगा, ट्रेड को इफेक्ट नहीं करेगा तो वो एक्सचेंज रेट पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। therefore uh, we cannot generalize the PPP on every goods and services for the country. काफी हद तक ये बात सही है, काफी कमोडिटीज के लिए सही है। आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड हो और पढ़ना चाहे तो गूगल पर सर्च कीजिएगा द बिग मैक इंडेक्स। अकॉर्डिंग टू दैट इंडेक्स वो यही परचेजिंग पावर पैरिटी पे ही बेस करता है। अकॉर्डिंग टू दैट बिग मैक जो है वो आप पाकिस्तान में लें, वो अमेरिका में लें, वो जापान में लें, वो कहीं पे भी लें, इट शुड कॉस्ट द सेम। अगर एक्सचेंज रेट जो है वो ट्रूली रिफ्लेक्ट करे हमारे प्राइसेस को तो जो बिग मैक है उसकी प्राइसेस सारी कंट्रीज में सेम होनी चाहिए।
लेकिन बात वही है कि there are many goods that are not traded and they are not incorporated. The change in those commodities price are not reflected in PPP. Here is another example that how PPP fails to work in all cases. We have the data of relative price level in UK versus US. ये एक जो relative price level का data है that is between UK और US, उनकी CPI को comparison की ratio है. Then we have exchange rate between the currencies of both nation, pound और dollar का, और उन्हीं की बेस पे purchasing power parity को देखा गया. अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों नेशन, ये खास तौर पे इधर इस एरिया में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. इट मीन्स दैट परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही इसकी प्राइस लेवल को, रिलेटिव प्राइस लेवल को. So these are the certain issues with PPP, and due to these issues, the economists have moved away from PPP and they have found new factors that the thing can explain the changes in exchange rate in a better way. So there are four major factors that affect the exchange rate in the long run. The first one is price level, relative price level. The second one is tariff and quota. The third one is preference for domestic versus foreign goods, and the fourth one is productivity. अब ये चारों फैक्टर्स जो हैं एक्सचेंज रेट को लॉन्ग रन में इफेक्ट करते हैं. मतलब अगर रिलेटिव प्राइस लेवल चेंज होगा, जो कि पीपीपी बता रहा है, ये रिलेटिव प्राइस फैक्टर तो हमारे पास पीपीपी वाला ही आ गया, लेकिन उसके साथ साथ तीन फैक्टर्स और भी हैं जो कि एक्सचेंज रेट को चेंज करते हैं. अगर टैरिफ या कोटास चेंज होंगे तब भी एक्सचेंज रेट डिफर करेगा. अगर प्रेफरेंस, लोगों की प्रेफरेंस चेंज होगी कि वो डोमेस्टिक को प्रेफर कर रहे हैं ज़्यादा या फॉरेन कमोडिटी को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तब भी एक्सचेंज रेट जो है वो चेंज होगा. और अगर प्रोडक्टिविटी कंट्री की चेंज होती है तो फिर भी एक्सचेंज रेट जो है वो डिफर करेगा. Now how these factors will affect on exchange rate, to understand that there is a simple basic principle that you need to keep in mind. एक चीज याद रख लें और उसी को अगर आप फॉलो करें तो आपके लिए समझना बड़ा आसान हो जाएगा. अगर इन चारों फैक्टर में से किसी भी फैक्टर के चेंज होने से डोमेस्टिक डिमांड, जो डिमांड है फॉर डोमेस्टिक गुड, अगर वो बढ़ेगी तो एक्सचेंज रेट भी बढ़ेगा. बढ़ेगा मतलब एक्सचेंज रेट जो है वो अप्रिशिएट करेगा. एज यू रिमेम्बर फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर, एक्सचेंज रेट इंक्रीज होने के लिए हम अप्रिसिएशन की टर्म यूज करते हैं. सो कोई भी फैक्टर है, रिलेटिव प्राइसेस हैं या टैरिफ है या प्रेफरेंस है या प्रोडक्टिविटी है, इन चारों में से किसी के भी चेंज होने से, चाहे वो कम हो रहा है या बढ़ रहा है, एनी सॉर्ट ऑफ चेंज दैट ब्रिंग्स एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड will lead to in exchange rate appreciation. तो ये बेसिक प्रिंसिपल है, इसको लेके अब उन चारों फैक्टर्स को वन बाय वन देखते हैं. Relative price level. So if there is an increase in the relative price level, it will cause the country's currency to depreciate. It is based on the same principle as PPP. इसमें वही बात है जो हमने परचेजिंग पावर पैरिटी में कही थी कि अगर प्राइसेस बढ़ेंगी तो उससे आपकी करेंसी की परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाएगी. अब आप उससे कम चीज़ें खरीद सकते हो, इसलिए जो डोमेस्टिक करेंसी है वो अप्रिशिएट होगी, सॉरी डेप्रिशिएट होगी. एक और इस ऐसा क्यों होता है कि देखें, अगर हमारे पास फॉरेन मार्केट में compete करना है आपने और आपकी चीज़ों की प्राइस बढ़ी है, तो उस केस में अगर करेंसी डेप्रिशिएट हो जाए तो जो आपकी कमोडिटीज हैं वो फॉरेन मार्केट में competitive रह सकेंगी. अगर ऐसा नहीं होता, प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं चीज़ों की और डोमेस्टिक करेंसी जो है वो सेम रहे, ये डेप्रिशिएट ना हो, सपोज अगर ये डेप्रिशिएट नहीं होती, वही सेम रहती है एक्सचेंज रेट,
तो उससे इंटरनेशनल मार्केट में आपकी चीज़ें जो हैं वो नहीं सेल होंगी, वो अब एक्सपेंसिव है तो नहीं बिकेगी। Therefore, to compensate for this increase in the relative price level, we need a depreciation in the currency. The same scenario will happen when there is an increase in the tariff and quotas. Tariff हमारे पास ये होता है, tariff is like a tax on international traded commodity. अगर आपने कोई टैरिफ हमारे पास इंपोर्ट पे भी होता है, एक्सपोर्ट पे भी होता है। अगर इंपोर्ट टैरिफ है तो वो ये कि अगर आप कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हो, बाहर के मुल्क से मंगवा रहे हो, तो उस पर अब आपको टैरिफ देना पड़ेगा। मोस्टली हमारे पास इंपोर्ट टैरिफ ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है, एक्सपोर्ट टैरिफ जो है वो रिलेटिवली कम यूज़ होता है। इंपोर्ट टैरिफ अगर लगता है तो फिर भी उससे ये होगा, दूसरे मुल्क जो हैं वो आपकी कमोडिटी पे इंपोर्ट टैरिफ लगा देते हैं, तो अब आपकी चीज़ें जो हैं वो मार्केट में कम जाएंगी। जब कोई चीज़ उस अपनी डिमांड से कम जाती है तो उसकी प्राइसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती हैं। इन दैट केस द करेंसी विल अप्रिशिएट। सेम विल हैपन विद कोटास। कोटास में बेसिकली ये होता है कि आप टैरिफ तो नहीं लगा, मतलब एक लमसम टैक्स नहीं होता। उसमें टैरिफ में कोटास में हमारे पास ये होता है कि एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट ही नहीं की जा सकती। तो अगर ऐसा होता है तो जो डोमेस्टिक कमोडिटी है वो कम मार्केट में बिकेगी और उसकी जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगी। जब प्राइसेस बढ़ रही हैं तो जो करेंसी है वो भी साथ ही साथ अप्रिशिएट होगी, क्योंकि अब उनकी डिमांड जो है वो बढ़ गई है एज कम्पेयर टू द फॉरेन। तो इसमें भी वही पहला प्रिंसिपल जैसा मैंने आपको कहा था कि वही याद करें। अगर रिलेटिव प्राइस लेवल बढ़ेगा तो जो डोमेस्टिक गुड्स हैं उनकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, इसलिए जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट करेगी। ऑन द अदर हैंड, इफ देयर आर टैरिफ और कोटास दैट विल लीड टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक डिमांड। अगर टैरिफ जो है वो बढ़ता है तो डोमेस्टिक चीज़ों की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। डिमांड के बढ़ने से करेंसी जो है वो भी अप्रिशिएट कर जाएगी। The third factor that we have is the preference for domestic versus foreign goods. अगर डोमेस्टिक गुड्स की के लिए जो प्रेफरेंस है लोगों की वो बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू द फॉरेन गुड्स, अगेन इससे डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी तो करेंसी जो है वो अप्रिशिएट होगी। लेकिन अगर लोग जो हैं वो डोमेस्टिक की बजाय फॉरेन कमोडिटीज को प्रेफर करना शुरू कर दें, उनको वो ज़्यादा पसंद हो, उसकी क्वालिटी पे ज़्यादा यकीन हो, उसकी ब्रांड ज़्यादा पे ज़्यादा यकीन हो, तो लोग उसको ज़्यादा परचेज करेंगे। फॉरेन कर जो गुड्स हैं उनकी डिमांड में इजाफा होगा, दैट विल लीड टू डेप्रिसिएशन इन द डोमेस्टिक करेंसी। एंड द फोर्थ वन इज द प्रोडक्टिविटी। अगर किसी कंट्री की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी तो उससे भी लोग, आप जो कंट्री है वो चीज़ों को ज़्यादा इजीली प्रोड्यूस कर सकेगी, कॉस्ट इफेक्टिव होंगे। जब कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें होंगी तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो करेंसी जो है वो अप्रिशिएट करेगी। So these are the four factors that affect the long run. In the next table, I'm going to summarize all these. This is for you to simply understand it. आप इसको याद कर लें, बाकी आपको समझ आसानी हो जाएगी। अगर आपने डिटेल पढ़नी है, चैप्टर नंबर 19 खोल लें, इकोनॉमिक्स ऑफ मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस का। यहाँ जो मैंने लिंक भेजा है आप उसको चेक कर लें, आपको होपफुली कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो जाएगी। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क मी ड्यूरिंग क्लास। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।